चैनल साइंस एजुकेशन एंड इंफॉर्मेटिक्स। तो आज मैं लेके आया हूँ एक ट्यूटोरियल वीडियो है ये। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी सेल बायोलॉजी, जो कि 11th बायोलॉजी की जो चैप्टर है उसको एनसीईआरटी से रीड करने की जो सीरीज स्टार्ट की थी, तो उसमें हम लगभग एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम तक पढ़ लिया हमने। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गन्स हमने देखे थे, सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन से हैं, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। ये हमने चारों पढ़ लिए। अब आगे आते हैं और कुछ और सेल ऑर्गेनेलीज हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करनी है, जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। उनमें 2 इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड भी कह सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट की जगह हम कहें प्लास्टिड तो सही रहेगा। तो प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट ये 2 इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज हैं। तो इनको हम एक एक लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। शॉर्ट लेक्चर में क्या फ़ायदा होता है कि शॉर्ट लेक्चर में हम क्या होते हैं कि मतलब अगर बड़ा लेक्चर होगा तो हम क्या करेंगे, 10 मिनट तक देखेंगे, फिर बाद में हमारा ध्यान दूसरी जगह लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 10 मिनट्स के या 15 मिनट्स तक सबसे ज़्यादा, मतलब हर टॉपिक को हम अलग अलग वीडियो में डालेंगे तो आपको बोरिंग भी नहीं होगा और आपका जो टॉपिक जो है वो हर टॉपिक है वो क्लियर होता जाएगा। क्योंकि अगर हम मतलब लॉन्ग वीडियो डालेंगे, मतलब लॉन्ग लेक्चर डालेंगे तो आपका ध्यान लगभग 10-20 मिनट का ही रहता है ध्यान, उसके बाद में आपका ध्यान रहता ही नहीं है, ठीक है, आपका ध्यान दूसरी जगह चला जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो जैसे 15 मिनट 20 मिनट तक का ही डालेंगे, ठीक है। तो हम आज इस लेक्चर में क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को एनसीईआरटी से रीड करेंगे। और भी नई चीज़ें होगी तो अलग दूसरी चीज़ें होगी वो भी बता दूंगा। तो हम माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं एनर्जी हाउस कहते हैं, है ना। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन, है ना। जो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को हाइड्रोलाइसिस करना, उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मतलब होता है ऑक्सीजन से या वायु से, है ना, एयर से। एरोबिक मतलब एयर, मतलब जहाँ जिस रेस्पिरेशन में एयर प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जो बैक्टीरियाज जो होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनमें ऑक्सीजन है, उनमें ना नॉन एरोबिक, है ना, एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, वो क्या करते हैं, सीधे ही एंजाइम्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। तो वो हो गया एन एरोबिक रेस्पिरेशन, वो हम बाद में पढ़ेंगे और किसी लेक्चर में। तो आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम एनर्जी हाउस भी कहते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इसका सिंगुलर फॉर्म होता है माइटोकॉन्ड्रियन। मतलब एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन की बात करें तो उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। और माइटोकॉन्ड्रियन की ग्रुप को, भाई एक सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। तो एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन, और ग्रुप ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक प्लूरल फॉर्म है माइटोकॉन्ड्रियन की। तो माइटोकॉन्ड्रियन क्या है, सिंगुलर फॉर्म, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। अनलेस स्पेसिफिकली स्टैंड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, मतलब एक स्पेसिफिक होते हैं और नॉन इजीली है विजिबल नहीं होता है माइक्रोस्कोप में, मतलब माइक्रोस्कोप से हम इजीली विजिबल नहीं कर सकते और बहुत ही कम स्टेनिंग होती है इसकी। मतलब अगर हम किसी भी स्टेन का यूज़ करें तो बहुत ही कम स्टेनिंग होती है इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज़ वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। मतलब सेल की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो होती है, कोई सेल है वो रेस्पिरेशन करती है, कोई सेल है फोटोसिंथेसिस करती है, कोई सेल सिक्रीशन करती है। तो हर सेल के अकॉर्डिंग उन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, हाँ। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर हो चाहे साइज हो कुछ भी हो, वो डिपेंड करता है किसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर किस पर डिपेंड करता है, उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है उस पर डिपेंड करता है। इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडर, मतलब शेप और साइज में भी यही है कि जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के पर डिपेंड होता है
माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर। कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, मतलब शेप और साइज में भी क्या होती है, वेरिएबिलिटी होती है, मतलब भिन्नताएं होती है, ठीक है। टिपिकली इट इज सुसेज ना, सुसेज शेप्ड, सीसो शेप्ड, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होती है, मतलब शेप अलग अलग शेप होती है, एक होगी शूसो शेप, एक होगी सिलेंड्रिकल शेप, जिनका डायमीटर कितना होता है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, और लेंथ होती है कितनी, लेंथ होती है 1 to 1.1 माइक्रोमीटर। तो लेंथ जो होती है माइटोकॉन्ड्रियन की वो कितनी होती है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर, ये होती है लेंथ। और जो डायामीटर जो होता है, डायामीटर मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी ये जो लेंथ जो है, ये वाली लेंथ, ये कितनी होती है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर की लेंथ होती है। और इसका जो डायमीटर, ये हो गया डायमीटर, ये जो डायमीटर है वो कितना होता है, वो होता है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, या एवरेज कह सकते हैं कि 0.5 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है। ठीक है, ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज ए डबल membrane bound structure with the outer membrane and the inner membrane, dividing its lumen distinctly into two aqueous compartments। भाई ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी दो लेयर्स होती है, ठीक है, एक होती है आउटर लेयर, ठीक है, एक होती है आउटर लेयर, एक होती है इनर लेयर। इनर लेयर है तो वो क्या होती है, वलित होती है अंदर की तरफ, ऐसे वलित होती है, ठीक है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये है आउटर मेम्ब्रेन, और ये वाली स्ट्रक्चर ये वाली मेम्ब्रेन है वो है इनर मेम्ब्रेन, और अंदर वाला पार्ट ये क्या है, ल्यूमेन। ये हो गया ल्यूमेन, ये हो गया इनर और आउटर पार्ट, ठीक है। द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट, ये दो कंपार्टमेंट हो गया, ठीक है, ये हो गया आउटर कंपार्टमेंट, ये हो गया इनर कंपार्टमेंट। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विथ ए डेंस होमोजीनस सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स। भाई ये जो ल्यूमेन है, इस ल्यूमेन को हम कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। ये होगी आउटर मेम्ब्रेन, ये होगी इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पार्ट है, ये वाला पार्ट देखो मैं शेडो कर रहा हूँ, देखो ये, तो ये वाला पार्ट है ये कहलाता है मैट्रिक्स। ये ल्यूमेन होता है, ठीक है, इसे कहते हैं हम मैट्रिक्स, इसे हम ल्यूमेन भी कह सकते हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या नाम दिया इनको, इसको मैट्रिक्स नाम दिया, तो मैट्रिक्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेली। तो जो आउटर सेल है, आउटर मेम्ब्रेन है, वो क्या करती है, वो शेप डिसाइड करती है किसकी, माइटोकॉन्ड्रियन की शेप की डिसाइड करता है। मतलब ये जो ऑर्गेनेली है, ऑर्गेनेली से मतलब क्या है, माइटोकॉन्ड्रियन से। तो माइटोकॉन्ड्रियन की जो आउटर लेयर है वो क्या करती है, उसकी शेप डिसाइड करती है, ठीक है, और कंटिन्यूस होती है, ठीक है, ये कंटिन्यूस होती है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, ऐसे वलित होती है, ऐसे अंदर की तरफ वलित होती है, ठीक है। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग, है ना, वलित या कह सकते हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं इनफोल्डिंग्स। इनफोल्डिंग मतलब अंदर की तरफ फोल्ड है, और इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स को ही हम क्या कहते हैं, इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी। और सिंगुलर इसका होता है क्रिस्टा। मतलब बहुत सारी एक सिंगुलर बात करें तो इसका नाम होता है क्रिस्टा, और बहुत सारी क्रिस्टा है, उसको ग्रुप ऑफ क्रिस्टा को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी, CRISTAE। तो क्रिस्टा और क्रिस्टी के अंदर आपको मतलब डिफरेंशिएशन है वो समझ में आना ज़रूरी है, क्रिस्टा क्या है और क्रिस्टी क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर लेयर है वो इनफोल्डिंग होती है, तो एक पर्टिकुलर इनफोल्डिंग को हम कहते हैं क्रिस्टा। और जो ग्रुप ऑफ क्रिस्टा है उसे हम कहते हैं क्रिस्टी। हिंदी में लिख देता हूँ ऐसे, क्रिस्टी, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है मैट्रिक्स की तरफ क्या होता है,
ये लिखा है क्या होता है, टूवर्ड्स द मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स की तरफ क्या होती है, इनफोल्डिंग होती है इनर माइटोकॉन्ड्रिया की इनर सेल की। द क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया, जो क्रिस्टी है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। भाई अगर मान लो ये आउटर लेयर है, अब इनर लेयर भी इतनी ही होती, ऐसी ही होती, तो सरफेस एरिया कम होता। लेकिन अब क्या है कि जो इनर लेयर है वो इस तरह से क्रिस्टी के फॉर्म में, ऐसे क्रिस्टी के फॉर्म में है, तो इतना जो एरिया है वो बढ़ गया। तो मतलब क्रिस्टी के कारण क्या हो गया, जो इनर लेयर है उसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि सरफेस एरिया किस प्रकार बढ़ा है, ऐसे मतलब स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, अगर ऐसी स्ट्रक्चर हो और एक ऐसी स्ट्रक्चर हो ऐसे, तो सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्रिस्टी के कारण क्या होता है, बढ़ जाता है। अभी सरफेस एरिया बढ़ने का कारण क्या है, इसका रीज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एंजाइम्स है, जो रेस्पिरेशन में जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। भाई ये जो आउटर लेयर है और ये इनर लेयर है, ये ऐसी इनर लेयर है, इन दोनों के बीच में होता है इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं इसे। ठीक है, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। ठीक है, इन स्पेस में क्या होता है, एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो ये जो एंजाइम्स है, अब जो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही एंजाइम्स ज़्यादा होंगे और उतनी ही रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी। इसीलिए ये सरफेस एरिया है वो बढ़ाया जाता है, किसके द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। किस तरह से बढ़ाते हैं वो, इनफोल्डिंग के द्वारा, है ना। और ये इनफोल्डिंग किस तरफ होती है, मैट्रिक्स की तरफ होती है, ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके। ठीक है, द क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, द टू मेम्ब्रेन हैविंग देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस। मैंने बता दिया एंजाइम्स है वो, इनका एक स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, मतलब इनके अंदर जो रेस्पिरेशन में जो एंजाइम्स यूज होते हैं वो बाहर से नहीं आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था शुरुआत में भी। ठीक है, दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को डाइजेस्ट करते हैं विभिन्न एंजाइम्स से, है ना, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स से क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट करते हैं ग्लूकोज को। कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं या ग्लूकोज कह सकते हैं। ठीक है, कॉमनली हम ग्लूकोज कहते हैं, तो ग्लूकोज को डाइजेस्ट करता है और इस डाइजेशन से क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। वो एनर्जी है वो एटीपी के रूप में स्टोर करता है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को स्टोर करता है। तो इसलिए इसे एनर्जी हाउस या पावर हाउस भी कह सकते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, देखो पावर हाउस भी कहते हैं इसीलिए, मतलब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है एटीपी के रूप में। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया वो एटीपी के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है, तो एनर्जी से फुल है, तो इसलिए इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेसेस सिंगल सेलुलर ना सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स। मतलब मैट्रिक्स ये होगी आउटर लेयर और ये हो गई इनर लेयर। इनर लेयर के अंदर ये क्या हो गई, क्रिस्टा हो गया। ठीक है, अब इस क्रिस्टा के अंदर वाला जितना भी पार्ट है इसे हम कहते हैं क्या, मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में क्या होता है, राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। मैंने आपको जब प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम बताए थे 70 राइबोसोम्स, तब मैंने बताया था कि जो जो यूकैरियोटिक सेल होती है उस यूकैरियोटिक सेल में के जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है उसमें राइबोसोम्स और डीएनए आरएनए है वो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं सर्कुलर फॉर्म में। राइबोसोम तो होते हैं और डीएनए है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि इनमें क्या होता है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, किसमें, मैट्रिक्स में। एफयू आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और राइबोसोम 70s राइबोसोम होता है एंड द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के सिंथेसिस करने के लिए और भी रिक्वायरमेंट होता है। भाई प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए एक पॉलीसोम स्ट्रक्चर मैंने बताई थी, तो पॉलीसोम स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये एमआरएनए होता है, एमआरएनए पर क्या है, ये राइबोसोम्स है, ये जुड़ गए। अब साथ साथ में क्या चाहिए हमें, एमिनो एसिड्स भी चाहिए, तो एमिनो एसिड्स भी पाए जाते हैं किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में।
तो ये एमिनो एसिड्स हो गए, mRNA हो गया, राइबोसोम्स हो गए, ठीक है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाई फिजन। भाई ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है भाई, जब शुरुआत हमारा जो ना जो ह्यूमन बॉडी है वो डेवलपमेंट होती है, तो उस समय एक सेल से डेवलप होती है, उस एक सेल में भी एक माइटोकॉन्ड्रिया से डेवलप होती है। तब ये माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिवाइड भी होती है, तभी तो बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है सेल्स के अंदर। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिवाइड होती है फीजन के द्वारा, एक प्रोसेस है फीजन, ठीक है। फीजन मतलब जिस तरह से जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल क्या होती है? ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, ये कैसे डिवाइड होती है? फीजन के द्वारा डिवाइड होती है, और ये दो दो मतलब दो सेल्स बन जाती है। उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होती है? फीजन के द्वारा डिवाइड होती है। एक माइटोकॉन्ड्रिया है, फीजन के द्वारा क्या हो जाएगा? दो माइटोकॉन्ड्रिया बना देगा। तो डिवाइड होने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं फीजन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के डिवाइड होने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? फीजन कहते हैं। जिस तरह से बैक्टीरिया है वो डिवाइड होता है, उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड होता है। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं फीजन, ठीक है। हिंदी में कहें तो विभाजन, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम केवल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखेंगे। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? प्लास्टिड के बारे में देखेंगे। प्लास्टिड है वो 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट है वो उसमें पिगमेंट्स नहीं होते, कलरलेस होते हैं, वो स्टोर करने में काम आते हैं। तो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? प्लास्टिड के बारे में देखेंगे, और प्लास्टिड की स्ट्रक्चर्स भी है उसको भी हम अच्छे से देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और शेयर जरूर करना है वीडियो को, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।